नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और पाठशाला में पहले आपको बता दूं कि आज क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगेगी। ममता, अखिलेश, लालू, ऐसी फोटो कि मोदी विरोधी पूरा इंडी गठबंधन एक्सपोज हुआ है, आज आपको वो दिखाने वाला। राहुल का अंबानी अडानी वाला मोदी विरोधी नारा तो झुंझुना निकला, जो इस देश के करोड़ों लोगों को थमाया गया था। आज उसका पूरा सच आपको दिखाऊंगा। मोदी विरोध के नाम पर देश से धोखा, वो नैरेटिव जो आज धुआं हो गया है, उसका चैप्टर सबसे पहले होगा। और इधर जमानत, उधर कोर्ट से झटका, केजरीवाल को इस्तीफा देना ही होगा क्या? केजरीवाल की जमानत पर माहौल बनाती आम आदमी पार्टी फिर कैसे एक्सपोज हो गई? टीचर क्लास में नहीं तो सीएम योगी ने वो क्लास लगाई कि हंगामा मच गया यूपी में, आज उसका चैप्टर भी है। ऑनलाइन अटेंडेंस पर यूपी में कोहराम क्यों मचा है? क्या योगी शिक्षकों को राहत देने वाले हैं? सीएम योगी ने अधिकारियों को ऑनलाइन अटेंडेंस पर क्या निर्देश जारी किया है, आज आपको यह भी बताऊंगा। और मेहमान से लेकर इंतजाम, अनंत अंबानी की आज शादी हो रही है, ऐसी तस्वीरें लाइव वहां से आपको दिखाऊंगा कि आप हैरान रह जाएंगे। अनंत अंबानी की शादी की वो तस्वीरें जो आपने किसी शादी में आज तक नहीं देखी होंगी, वो लेकर आया हूं। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। केंद्र सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। सरकार ने आज इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। पीएम मोदी 25 जून को भारत के इतिहास में कांग्रेस की तरफ से लाया गया काला दौर बता रहे हैं। और तो सरकार के इस फैसले के बाद विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हैं। कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले को सुर्खियों बटोरने वाली कवायद बताया है। और यह दिन इसलिए तय हुआ क्योंकि इसी दिन इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। पहाड़ों पर हो रही जोरदार बारिश के दौरान जगह जगह लैंडस्लाइड का दौर जारी है। नेपाल में हुई लैंडस्लाइड में 2 बसें नदी में गिर गईं। हादसे में 63 यात्री लापता हो गए। वहीं लाहौल स्पीति से लेकर सिक्किम तक लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लैंडस्लाइड के चलते बद्रीनाथ नेशनल हाईवे भी घंटों बंद रहा। पंजाब के खडूर साहिब से सांसद और खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह के भाई को जालंधर पुलिस ने ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। हरप्रीत सिंह और उसके 2 साथियों के पास से ड्रग्स, मोबाइल फोन और कार जब्त हुई है। पुलिस के मुताबिक अमृतपाल सिंह के भाई ने लुधियाना से 10,000 रुपए में ड्रग्स खरीदी थी। जयपुर एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के एएसआई को थप्पड़ मारने के मामले में स्पाइस जेट की क्रू मेंबर को अरेस्ट कर लिया गया है। आरोपी महिला पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगा है। वहीं आरोपी महिला ने भी एएसआई पर अश्लील कमेंट करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करा दिया है। आरोप है कि स्पाइस जेट की महिला कर्मचारी ने एंट्री गेट पर रोके जाने को लेकर सीआईएसएफ के एएसआई को थप्पड़ मार दिया था। गुजरात के जूनागढ़ की कृषि यूनिवर्सिटी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तेंदुआ यूनिवर्सिटी की लेबोरेटरी में घुस गया। गनीमत यह रही कि किसी पर हमला करने से पहले ही छात्रों ने तेंदुए को लेबोरेटरी में ही बंद कर दिया और वन विभाग को सूचना दे दी। वन विभाग की टीम ने ट्रैंकुलाइजर की मदद से तेंदुए को पकड़कर चिड़ियाघर भेज दिया है। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अक्षय की पिछले 2 दिनों से तबीयत खराब चल रही थी। इसके बावजूद वो अपनी नई फिल्म सरफिरा के प्रमोशन में जुटे हुए। कोविड होने के बाद अक्षय ने खुद को आइसोलेट कर लिया है और पूरी सावधानी बरत रहे हैं। कोरोना हो जाने की वजह से अक्षय कुमार आज राधिका और अनंत अंबानी की शादी में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, ममता, अखिलेश, लालू, ऐसी फोटो की मोदी विरोधी पूरा इंडी एक्सपोज कैसे हुआ? राहुल का अंबानी अडानी वाला मोदी विरोधी नारा तो झुंझुना निकला। मोदी विरोध के नाम पर देश से धोखा, वो नैरेटिव जो आज धुआं हो गया है, सबसे पहले उसका चैप्टर। जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जिन्हें हम कहते हैं आई ओपनर, यानी आंखें खोल देने वाले मौके। और आज ऐसा ही एक मौका आया है मुकेश अंबानी के बेटे की शादी से। आज अंबानी के बेटे की शादी से पूरा देश खुश होगा। आप कहेंगे भाई देश क्यों खुश होगा? क्योंकि देश की आंखें खुल गई हैं। उन्हें यह पता चला होगा कि जो नैरेटिव अंबानी अडानी जैसे उद्योगपतियों के खिलाफ बोलकर कुछ नेता बेच रहे थे, सिर्फ नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर, उसकी कहानी असल में कुछ और है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी और उनके इंडी गठबंधन का जो नैरेटिव था, आज उसका सच पूरा देश देख रहा है कि कैसे पब्लिक के सामने कुछ और बात की जाती है और पीठ पीछे कुछ और किया जाता है। कैसे यह देश नैरेटिव के जाल में फंसता जा रहा है। सिर्फ नरेंद्र मोदी को हराने के लिए जब इन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा,
तो देश में ऐसे ऐसे मुद्दे खड़े किए जाते हैं जो देश के लिए भी घातक हो सकते हैं। ये सब करके ये लोग पब्लिक को धोखा देते हैं, वोट बटोरने का प्रयास करते हैं। और आज देश को इस धोखे का एहसास होगा कि मोदी विरोध के नाम पर जो नैरेटिव और परसेप्शन बनाने की कोशिश इस देश में पिछले कुछ सालों में हो रही है, नरेंद्र मोदी को इस झूठे नैरेटिव के जरिए उनका चरित्र हनन करने का जो प्रयास हुआ है, आज वो नैरेटिव कैसे धुआं धुआं हो गया आपको दिखाऊंगा। क्योंकि आप देखिए कि आज मुकेश अंबानी के बेटे की शादी है, दुनिया भर से बड़े बड़े लोग मुंबई पहुंचे। अंबानी के घर की शादी में वीआईपी लोगों की लाइन लगी हुई है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे लोग भी वहां पहुंचे हैं जिन्हें देखकर हर कोई हैरान है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो भर भर के अंबानी अडानी जैसे उद्योगपतियों को उल्टा सीधा कहते रहे, अंबानी अडानी का नाम लेकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ राजनीति करते रहे, कहते रहे कि नरेंद्र मोदी तो अंबानी अडानी की सरकार चल रहे हैं, जैसे नरेंद्र मोदी ने देश अंबानी अडानी को दे दिया उठाकर। पूरे चुनाव ये लोग यही किए बॉस। इंडी गठबंधन वालों ने अंबानी अडानी का नाम खूब लिया, और आज से नहीं ले रहे हैं, जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तब से ले रहे हैं। लेकिन आज वही इंडी गठबंधन वाले अंबानी के घर के सामने लाइन लगाकर बाराती बने बैठे हैं। क्या अखिलेश यादव, क्या तेजस्वी यादव, क्या ममता बनर्जी, क्या उद्धव ठाकरे, कांग्रेस के नेता पहुंचे हैं। इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता आज अंबानी के बाराती बने बैठे हैं। अगर अंबानी अडानी की सरकार चल रही है, नरेंद्र मोदी ने देश अंबानी अडानी को गिरवी रख दिया है, तो क्यों गए अंबानी की शादी में? जबकि यही लोग चुनाव में देश की जनता को बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी सारा पैसा अडानी अंबानी पर लुटा रहे हैं। अंबानी अडानी को नरेंद्र मोदी का दोस्त बताते बताते लोगों ने 10 साल निकाल दिए बॉस। लेकिन आज ये सारे लोग अंबानी के दरवाजे पर खड़े हैं, ये सारे लोग अंबानी के गेस्ट बने हुए हैं, ये सब लोग अंबानी के बेटे की भव्य शादी में शामिल होने के लिए टाइम से पहुंचने गए। देखो टाइम कहीं लेट ना हो जाए। अंबानी मोदी के दोस्त हैं, आप वहां क्या कर रहे हैं? किसी की शादी में जाना या ना जाना सवाल इस बात का है ही नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत अच्छा कर रहे हैं जो लोग जा रहे हैं शादी में, जाना चाहिए। लेकिन बॉस, नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर अंबानी अडानी करके देश के लोगों को धोखा क्यों दिया, यह भी तो बताओ वहां खड़े होकर। अगर कहीं से इनविटेशन मिला है तो वहां जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुराई तब है जब आप राजनीति में नैरेटिव बनाने के लिए करते कुछ और हैं और कहते कुछ और हैं। आपकी असलियत क्या है वो आज दिख रही है लोगों को। आज इन लोगों को अंबानी से कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले यही अंबानी के घर पहुंच गए, लेकिन जैसे ही राजनीति करने की बात आती है तो ये अंबानी अडानी को कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आप देखिए, इसीलिए आज मैं आपको ये चैप्टर दिखा रहा हूं। इससे आपको पता चलेगा कि हर बार जब ये लोग कुछ कहते हैं ना, तो कैसे आपको बचना है। बहुत सारे लोग मजाक में ये कह रहे हैं कि जो जो अंबानी अडानी को कोसते थे वो सारे अंबानी के घर शादी में पूड़ियां पाड़ने पहुंच गए, खाने पहुंच गए सबसे पहले। इससे तो पता चलता है कि ये नेता जनता के बीच नैरेटिव कुछ और बनाते हैं और असल में उस नैरेटिव के उल्टा काम करते हैं। झूठ की फैक्ट्री चला रहे हैं, जो कभी अंबानी अडानी का नाम लेकर, संविधान का नाम लेकर, कभी रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा इस नाम को लेकर देश को धोखा दे रहे हैं। लेकिन क्या इन सब बातों का इंडी गठबंधन पर कोई असर पड़ेगा? क्योंकि उनकी झूठ की फैक्ट्री में नैरेटिव बनाने का काम तो लगातार चल रहा है। जैसे आज अरविंद केजरीवाल के मामले में आम आदमी पार्टी ऐसा माहौल बना दिया जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में मान लो बाइज्जत बरी कर दिया। आम आदमी पार्टी तो ऐसा झूमने लगी कि मानो अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल नहीं, अपराध मुक्त होने का सर्टिफिकेट कोर्ट से मिल गया। इंडी गठबंधन ऐसे ही नैरेटिव गढ़ने में एक्सपर्ट है, लेकिन दिक्कत यह है कि इंडी गठबंधन का झूठा नैरेटिव बहुत दिन चलता ही नहीं। नेताओं के डबल स्टैंडर्ड्स की पोल खुल जाती है। केजरीवाल का पूरा केस भी बताऊंगा कि कैसे कोर्ट से जमानत मिली, लेकिन फिर कोर्ट से ही झटका लग गया। लेकिन पहले देखिए अंबानी के परिवार की शादी में क्या हो रहा है। अंबानी की शादी में ऐसा नहीं हुआ कि इंडी गठबंधन का कोई छोटा मोटा नेता पहुंचा, करीब करीब पूरा इंडी गठबंधन ही वहां पहुंच गया। ऐसा भी नहीं हुआ कि शादी का इनविटेशन मिलने पर औपचारिकता के लिए किसी को भेज दिया हो पार्टी से, तुम चल जाओ मैं नहीं जाऊं। खुद बड़े बड़े नेता वहां पहुंचे। कुछ नेता तो पूरे परिवार के साथ अंबानी की शादी में पहुंच गए, जैसे लालू यादव का परिवार। लालू जी की तो तबीयत ठीक नहीं रहती है, परिवार हाथ पकड़ के ले जा रहा है, लेकिन पहुंचे हैं। सोचिए, पूरा लालू परिवार आज पटना से मुंबई गया हुआ है बॉस।
लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटा तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, बेटी मीसा भारती, सब अनंत अंबानी की शादी में शामिल होने पहुंचे हैं। इंडी गठबंधन में कोई पूछेगा कि क्यों गए? अडानी अंबानी तो मोदी के दोस्त हैं, देश को उन्होंने एक तरीके से नरेंद्र मोदी के जरिए हथियार लिया है, तो क्यों गए ऐसे आदमी के परिवार की शादी में? तेजस्वी यादव जब पटना से रवाना होने लगे तो मीडिया ने उनसे पूछा, लेकिन वो सवालों से बचने की कोशिश करते दिखे। उन्होंने खुलकर यह नहीं कहा कि अंबानी के बेटे की शादी है, उसके लिए मुंबई जा रहा हूं। सब बस इतना ही कह पाए कि निमंत्रण है, शुभकामनाएं देने जा रहे हैं। सुनिए तेजस्वी यादव को, फिर आपको बताऊंगा कि क्या अंबानी के विशेष चार्टर्ड प्लेन से लालू का परिवार मुंबई पहुंचा है। मुंबई जा रही है दीदी, मुंबई जा रहे हैं, निमंत्रण है, उस पर हम लोग जा रहे हैं, शुभकामनाएं। तेजस्वी यादव खुलकर कहते भी क्या ये कहते कि उस अंबानी परिवार की शादी में जा रहा हूं जिन्हें चुनाव में लुटेरा पूंजीपति बताकर इंडी गठबंधन ने नरेंद्र मोदी को कोसा था भर भर के। ये वही तेजस्वी यादव हैं जो अपनी रैली में अंबानी अडानी का टारगेट करते थे। आपको तेजस्वी यादव का एक पुराना बयान सुनाता हूं जिसमें वो रैली से अंबानी अडानी का नाम ले रहे हैं और इशारों में आरोप लगा रहे हैं कि अंबानी अडानी की मदद से बीजेपी राज्यों में सरकारें गिरा देती है। भाई अगर अंबानी अडानी की मदद से नरेंद्र मोदी सरकारें गिराते हैं तो ये तो गैर संवैधानिक है। ऐसे आदमी के परिवार के फंक्शन में क्यों जा रहे हैं पूरा परिवार उठकर? ये सब आंखें खोलने वाली बातें आपको दिखा रहा हूं। सुनिए तेजस्वी यादव का पुराना बयान, फिर बताता हूं कि लालू परिवार क्या अंबानी के चार्टर्ड प्लेन से मुंबई पहुंचा है और उस पर विवाद क्या हुआ है। देश में खेला कर रहे थे, बिहार में हमने इनके साथ खेला कर, लेकिन इनके हिसाब से नहीं कि हम तो विपक्ष में थे भैया। हमारे पास इतना पैसा नहीं, हमारे साथ अंबानी अदानी जी नहीं खड़े हैं। हम लोग गरीबों की पार्टी है। गरीबों की पार्टी वाले लोग आज अंबानी के घर में शादी में समारोह में शामिल होने गए। आज तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि निमंत्रण मिला है इसलिए मुंबई जा रहे हैं, शुभकामनाएं देने। अच्छी बात है, दीजिए ना शुभकामनाएं, लेकिन यह मत भूलिए कि जिस अंबानी परिवार को आज आपने शुभकामनाएं दी हैं उसी परिवार के लिए आपकी पार्टी दलाल जैसे शब्द का इस्तेमाल करती है। आपको आरजेडी का साल 2021 का एक ट्वीट दिखाता हूं जिसमें आरजेडी ने अंबानी का नाम लेते हुए एक चैनल का वीडियो शेयर किया और लिखा था कि तेजस्वी सड़क पर तो मोदी के दलाल अंबानी का चैनल क्यों भड़का रहा। बॉस पब्लिक के सामने कुछ, आप लोग पब्लिक को एकदम ही हवा में लिए उड़ा रहे हैं क्या कि उधर ट्विटर पे कुछ लिख दो, बयान में कुछ कह दो और यहां जो है पहुंच गए, अरे सर आपका बेटा की शादी आए हैं देखने और आए हैं बधाई देने। इस तरह की भाषा देखकर को तो यही लगेगा किसी को कि आरजेडी अंबानी परिवार को कट्टर सियासी दुश्मन मानती है, देश के खिलाफ मानती है। अगर ऐसा है तो फिर शादी में क्यों गए? कमाल की बात यह भी है कि बीजेपी यह दावा कर रही है कि लालू यादव का परिवार मुकेश अंबानी के भेजे गए चार्टर्ड प्लेन से पटना से मुंबई गया है, जबकि इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी संसद में नरेंद्र मोदी को अंबानी अडानी का करीबी मित्र बताकर यह आरोप लगाते थे कि नरेंद्र मोदी तो उद्योगपति के प्राइवेट जेट में घूमते थे। आज वही इंडी गठबंधन के नेता अंबानी के प्लेन में सफर कर रहे हैं। इसलिए बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इस पर लालू परिवार को घेरा। विजय सिन्हा ने कहा कि जिस अंबानी अडानी को क्या कुछ नहीं कहा, आज उन्हीं के भेजे हुए चार्टर्ड प्लेन में सवारी करके पहुंचे हैं। एक बार बिहार के डिप्टी सीएम को सुनिए, फिर बताऊंगा इंडी गठबंधन का कौन सा नेता अंबानी की और कौन सा नेता अंबानी की शादी में पहुंचा है और क्या जवाब दे रहा है। वाह जंगल राज की जुबराज, राजद के शहजादे ट्विटर बॉय, बता दीजिए ना कहां जा रहे हैं सज धज कर पूरे परिवार के साथ मंगल मनाने। लोग जानना भी चाह रहा है ना देश के उद्योगपतियों के बारे में, अंबानी जी अडानी जी के बारे में क्या क्या जहर उगलते थे, क्या क्या बोलते थे। सदन में कितने जोश से बोले थे कि चार्टर्ड विमान हम नहीं लेते हैं। आज उस चार्टर्ड विमान का उपयोग पूरे परिवार कर रहे। इसी तरह इंडी गठबंधन के एक और नेता हैं अखिलेश यादव, जो आजकल गठबंधन की आंखों का तारा बने हुए हैं। अखिलेश यादव भी अनंत अंबानी की शादी में शामिल होने के लिए आज दोपहर मुंबई पहुंचे। अब ऐसे तो अखिलेश यादव के किसी की शादी में शामिल होने से किसी को क्या ही दिक्कत हो सकती है, लेकिन अखिलेश यादव भी उन नेताओं की लिस्ट में शामिल हैं जिनकी संयुक्त रैलियों में अंबानी अडानी को खूब खरी खोटी सुनाई गई।
आपको लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी का बयान सुनाता हूं, कैसे वो अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह के सामने अंबानी अडानी को कोस रहे थे और इंडी गठबंधन के नेता आराम से अंबानी अडानी के मुद्दे को इंडोर्स कर रहे थे, क्योंकि तब वोट लेने थे। बॉस देखिए क्या आपके साथ ये लोग करते हैं, पहचानिए। राहुल गांधी का पुराना बयान सुनिए, जिसमें वो अखिलेश यादव के सामने अंबानी अडानी पर हमला कर रहे थे। फिर बताता हूं कि और आगे क्या हुआ है। जब कोई डर जाता है तो उन्हीं लोगों का नाम लेता है जो सोचता है बचा पाए। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने अपने दो मित्रों का नाम ले लिया कि भैया मुझे आके बचाओ, इंडिया गठबंधन ने मुझे घेर लिया है, मैं हार रहा हूं, मुझे बचाओ, अदानी अंबानी जी मुझे बचाओ। तब तो अखिलेश यादव ने खड़े होकर नहीं कहा पब्लिक से कि ये गलत बोल रहे हैं राहुल जी, अंबानी जी तो सज्जन आदमी है, मैं तो उनके यहां शादी में जाने वाला हूं। तब तो नहीं बोले, हाँ कर रहे थे मंच पे बैठ के। इसी तरह इंडी गठबंधन की एक और बड़ी नेता ममता बनर्जी भी मुकेश अंबानी के यहां शादी में गई। शादी में जाने के सवाल पर ममता बनर्जी ने बताया था कि वो मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में शामिल होने जा रही हैं। मुकेश अंबानी ने कई बार न्योता भेजा और मुकेश अंबानी खुद भी पश्चिम बंगाल के न्योते पर कई बार विश्व बांग्ला कन्वेंशन में शामिल हुए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि शायद वो अंबानी की शादी में नहीं जाती, लेकिन खुद मुकेश अंबानी, नीता अंबानी और उनके बेटे ने उन्हें बार बार शादी में आने का अनुरोध किया था, इसलिए उन्हें शादी में जाने का फैसला लेना पड़ा। मतलब बहुत मजबूर हैं ये दिखा रही हैं। अरे भाई बहुत लोग बुलाएंगे, सब में जाती हैं क्या आप शादी में? सोचिए बॉस, मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में शामिल होने के लिए ममता बनर्जी को कितनी सफाई देनी पड़ी, क्योंकि ममता बनर्जी अच्छी तरह समझती हैं कि जिस इंडी गठबंधन में वो शामिल हैं उसने कैसे अंबानी अडानी पर हमला बोला। इसलिए ममता बनर्जी को पहले ही पता था कि मुकेश अंबानी की शादी में शामिल होने से उन पर भी सवाल उठेंगे, मतलब मुकेश अंबानी के घर में जो शादी हो रही है। इसलिए ममता बनर्जी ने पहले ही अपना बहाना रेडी कर लिया और मुंबई जाने से पहले ही सफाई दे दी कि बहुत बुलाए तो क्या करे, जाना पड़ा। कमाल की बात यह भी है कि मुंबई में मुकेश अंबानी के बेटे की शादी इंडी गठबंधन की एक और बैठक का बहाना भी बन सकती, क्योंकि अभी तक जो पिक्चर बन रही है उसमें कांग्रेस को छोड़कर करीब करीब पूरा इंडी गठबंधन मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में शामिल हो रहा है, जिसमें ममता बनर्जी तो है ही है, अखिलेश यादव पहुंचे ही तस्वीर दिखाई, तेजस्वी यादव, लालू यादव हैं, सब पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा उद्धव ठाकरे के परिवार को भी अनंत अंबानी की शादी से जुड़े हुए समारोह में लगातार देखा गया। यानी इंडी गठबंधन की एक बैठक तो शादी के डिनर के टेबल पर ही हो सकती है खाते खाते, क्योंकि आधा इंडी गठबंधन तो वहां है ही है। अंबानी के घर की शादी में गई ममता बनर्जी ने लगे हाथ मुंबई में उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात की। लोकसभा चुनाव के बाद ममता बनर्जी की इंडी गठबंधन के नेताओं के साथ यह पहली मुलाकात रही। ममता बनर्जी ने उद्धव ठाकरे से मिलने के बाद आज शरद पवार से भी मुलाकात की। उद्धव ठाकरे भी इस इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं, जिसके नेताओं ने चुनाव में अडानी अंबानी का मुद्दा बनाया। लेकिन उद्धव ठाकरे भी मुकेश अंबानी के परिवार के शादी के अलग अलग इवेंट में शामिल होते रहे। कल भी उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को शादी के एक इवेंट में देखा गया था। उद्धव ठाकरे और मुकेश अंबानी के परिवार का ऐसा गहरा कनेक्शन है कि हाल ही में उद्धव ठाकरे के छोटे बेटे तेजस को शाही समारोह में डांस करते हुए देखा गया। वीडियो में तेजस ठाकरे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ डांस करते हुए देखा गया। इस पर बीजेपी के नेताओं ने यह उद्धव ठाकरे को घेरा भी और सियासी वार पलटवार भी हुआ। लेकिन बॉस आप सोचिए कि एक तरफ उद्धव ठाकरे हैं जिनका इंडी गठबंधन अंबानी अडानी को अटैक करता है नरेंद्र मोदी को अटैक करने के नाम पर, और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे अपने परिवार के साथ अंबानी के परिवार के समारोह में शामिल हो रहे हैं, उनका बेटा वहां नाच रहा है। वैसे तो मुकेश अंबानी के परिवार ने गांधी परिवार को भी शादी में शामिल होने का न्योता दिया है। कुछ दिन पहले खुद मुकेश अंबानी दिल्ली में सोनिया गांधी के घर पर उन्हें न्योता देने गए थे, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं है कि गांधी परिवार में से कोई शादी समारोह में शामिल होगा या नहीं, क्योंकि राहुल गांधी तो इस वक्त विदेश में है और उनके कल लौटने की खबर है। हालांकि शादी अभी खत्म कहां हो रही है, अभी तो 3 दिन चलनी है, 14 को रिसेप्शन है। सोनिया गांधी मुंबई जाएंगी या नहीं ये अभी क्लियर नहीं है। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता, शायद अभी थोड़ी देर पहले खबर आई थी कि सलमान खुर्शीद परिवार के साथ वहां पहुंचे, उसकी तस्वीर भी दिखाऊंगा अभी। वैसे अंबानी परिवार की शादी में हाजिरी लगाकर इंडी गठबंधन ने एक तरह से अंबानी अडानी के मुद्दे को खत्म करने के संकेत भी दिए। ममता, तेजस्वी, अखिलेश ने तो एक तरह से बता दिया कि ना तो वो इस मुद्दे को इतना भाव देते हैं, ना ही इस मुद्दे में उन्हें कोई दम दिख रहा है। वैसे भी अंबानी अडानी का मुद्दा राहुल गांधी के दिमाग की उपज है, जिसे इंडी गठबंधन के नेताओं ने मोदी को घेरने के लिए अपना लिया।
लेकिन अब इंडी गठबंधन के नेता किस मुंह से अंबानी अडानी का मुद्दा उठाएंगे बॉस? पब्लिक पूछेगी नहीं कि वहां तो बाराती बन के नाच रहे थे और यहां हमको जो है वो नचाने आते हो अपने स्क्रिप्ट लिखकर। सोनिया गांधी या गांधी परिवार से तो कोई अनंत अंबानी की शादी में अभी तक नहीं दिखा है, अभी 2 दिन बचे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता अंबानी परिवार की शादी में दिख रहे हैं। कुछ देर पहले कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद अपने परिवार के साथ अनंत अंबानी की शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे। देखिए तस्वीर, और सिर्फ देखिए नहीं, आंखें फाड़ फाड़ के, आंखें खोलिए भी कि कैसे आपको ये नेता लोग घुमाते हैं, कैसे नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए नैरेटिव गढ़ते हैं और खुद सेटिंग गेटिंग करके रखते हैं। इसी तरह आप देखिए अडानी की बात खूब की जाती है, अभी तो अंबानी वाला दिखाया, अब अडानी वाला देखिए। खास तौर पर राहुल गांधी तो अडानी के नाम पर ही राजनीति न करते हैं, लेकिन केरल में जहां पर एक तरह से इंडी गठबंधन वालों की ही सरकार है, वहां पर अडानी ग्रुप एक बड़े पोर्ट में बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। केरल की लेफ्ट सरकार के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने आज ही केरल के विंझीजम पोर्ट पर पहला कार्गो शिप का स्वागत किया। विंझीजम पोर्ट को अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड APSCZ डेवलप कर रही है। विंझीजम पोर्ट को डेवलप करने के लिए अडानी ने करीब 8,500 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है। केरल के विंझीजम पोर्ट को लेकर अडानी ग्रुप का कहना है कि इसे एडवांस तकनीक से लैस करके भारत का पहला सेमी ऑटोमेटेड पोर्ट बनाया जा रहा है। अब विंझीजम पोर्ट को लेकर लेफ्ट और कांग्रेस के बीच क्रेडिट वॉर चल रही है, क्योंकि लेफ्ट कह रहा है कि यह पोर्ट उसकी वजह से डेवलप हुआ, कांग्रेस कह रही है कि केरल में उसके शासनकाल में लिए गए फैसलों की वजह से यह विंझीजम पोर्ट का काम आगे बढ़ा है। यानी अब इन लोगों को अडानी से कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री अडानी के बनाए हुए पोर्ट पर जाकर वहां पर पहला शिप का स्वागत कर रहे हैं। कांग्रेस लेफ्ट लड़ रहे हैं कि हमने बनाया, हमने करवाया, हमने करवाया। अडानी उनके राज्यों में निवेश करें तो कोई दिक्कत नहीं, काम का क्रेडिट लेने के लिए मार मच जाए, और इधर नरेंद्र मोदी को गाली देनी हो तो अडानी अंबानी का नैरेटिव गढ़ते हैं ये लोग। तो ये है सच्चाई इन लोगों की। एक नैरेटिव तो अब अडानी अंबानी के नाम पर चलता है, जो अब साफ साफ एक्सपोज हो चुका है। अच्छा, ये तो नैरेटिव वाला हिस्सा दिखाया, अभी अनंत अंबानी की शादी में लाइव आपको वहां लेकर चलूंगा, लेकिन उसके पहले एक और नैरेटिव देखिए। आज एक और नैरेटिव एक्सपोज हुआ है, और वो नैरेटिव अरविंद केजरीवाल के लोगों का है, क्योंकि आज केजरीवाल के लोग खूब झूम रहे हैं कि केजरीवाल को तो सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। अरविंद केजरीवाल को आज शराब घोटाले में ईडी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी। जमानत मिलते ही अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जश्न मनाने लगी, लेकिन यह जश्न ज्यादा देर नहीं चला, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका दे दिया। शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई के केस में कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी। यानी अभी निकट भविष्य में केजरीवाल का जेल से बाहर आना मुमकिन नहीं लगता। लेकिन जैसे इंडी गठबंधन ने अंबानी अडानी पर नैरेटिव बनाकर चुनाव में खूब माहौल बनाया, वैसे ही आज अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत को लेकर भी उनकी पार्टी ने ऐसा माहौल बना दिया जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बाइज्जत बरी कर दिया। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि जमानत मिलने से साबित हो गया कि बीजेपी ने दिल्ली का काम रोकने के लिए फर्जी शराब घोटाले में केजरीवाल को जेल में डाला था। कोर्ट में बीजेपी की साजिश का पर्दाफाश हो गया। शराब घोटाले की स्क्रिप्ट बीजेपी के दफ्तर में लिखी गई। ट्रायल कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी ईडी की साजिश की शर्मनाक हार हुई। यह तानाशाही पर लोकतंत्र की जीत है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। बीजेपी को घटिया खेल में मुंह की खानी पड़ी। मतलब गजब की ही कहानी बनाते हैं ये लोग। और अभी फैक्ट सुनिएगा तो आपको लगेगा कि यार ये क्या समझ रहे हैं ये लोग पब्लिक को। ये क्या सोचते हैं कि पब्लिक का ऊपरी माला खाली है, पब्लिक को कुछ समझ में नहीं आता है। पब्लिक सब समझती है बॉस, उसका हर माला भरा हुआ है और माला माल भरा हुआ है। पहले सुनिए आम आदमी पार्टी केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने पर क्या कह रही है, फिर मैं आपको बताता हूं कि केजरीवाल को लेकर कोर्ट ने किस मामले में जमानत दी, क्या शर्तें रखी हैं, क्या केजरीवाल को इस्तीफा देने पड़ेगा, सब बताता हूं। पहले सुनिए इनको। उनको पता था कि राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है। उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी। इसीलिए उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा और सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी की जमानत का केस आना था, उससे पिछले दिन अपने एक और राजनीतिक हथियार सीबीआई से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करवा लिया। क्यों किया गिरफ्तार सीबीआई से?
सिर्फ और सिर्फ इसलिए गिरफ्तार करवाया कि अगर ईडी के केस में जमानत मिल गई तो अरविंद केजरीवाल जी बाहर आकर 10 गुना स्पीड से दिल्ली के लोगों का काम करने लग जाएंगे। आम आदमी पार्टी ये माहौल बना रही कि सुप्रीम कोर्ट ने तो एक तरह से केजरीवाल को क्लीन चिट दे दी और ईडी के पास उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं। लेकिन इन सब के बीच आम आदमी पार्टी ने बड़ी आसानी से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई अहम बातों पर सुविधा अनुसार पर्दा डाल दिया। सच यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत भी कई बड़ी शर्तों पर दी और केस के मेरिट पे तो कुछ कहा ही नहीं है, क्योंकि केस मेरिट पे था ही नहीं। केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है या नहीं, उसका प्रोसीजर सही है या नहीं, इस पर केजरीवाल जो है वो कोर्ट तक गए थे। केस गलत है, सही है, केजरीवाल आरोपी हैं या निर्दोष हैं, दोषी हैं या निर्दोष हैं, इस पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन देखिए माहौल कैसे बनाते। ऊपर से कोर्ट की शर्तें सुनिए। कोर्ट ने पहली शर्त रख दी अंतरिम जमानत देते हुए कि अरविंद केजरीवाल रिहाई तक मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। दूसरी शर्त, केजरीवाल सरकारी फाइलों पर तब तक हस्ताक्षर नहीं कर सकेंगे जब तक कि दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी लेना जरूरी ना हो। तीसरी शर्त, अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मामले में अपनी भूमिका से संबंधित कोई बयान नहीं देंगे। चौथी शर्त, वो किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे और इस मामले से जुड़ी कोई भी फाइल उन तक नहीं पहुंचेगी। पांचवी शर्त, अरविंद केजरीवाल को 50,000 रुपए का बेल बॉन्ड भरना होगा और 50,000 रुपए की श्योरिटी भी देनी होगी। यानी एक तरह से अरविंद केजरीवाल बाहर तो आएंगे लेकिन मुख्यमंत्रियों की शक्ति के बिना। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल के जेल में रहते हुए सीएम पद पर बने रहने का भी सवाल उठा। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल निर्वाचित नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, एक ऐसा पद जो महत्वपूर्ण और प्रभावशाली है। अरविंद केजरीवाल पर सीएम रहते हुए जो आरोप लगे हैं, हमने उसके बारे में भी लिखा है। हालांकि हम कोई निर्देश नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमें संदेह है कि क्या अदालत निर्वाचित नेता को मुख्यमंत्री या मंत्री के रूप में पद छोड़ने या काम न करने का निर्देश दे सकती है। इसलिए हम इस पर निर्णय लेने का काम अरविंद केजरीवाल पर छोड़ते हैं। यानी शराब घोटाले के मामले में केजरीवाल पर लगे आरोपों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोई क्लीन चिट नहीं दी। दूसरा कोर्ट का बस चलता तो शायद वो कहते कि भैया तुम हटो, कुर्सी छोड़ो, लेकिन कोर्ट ने कहा कि पता नहीं हम ऐसा कह सकते या नहीं, इसलिए हम केजरीवाल पर छोड़ते हैं। आम आदमी पार्टी अलग माहौल बना रही है। उधर बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के रुख का हवाला देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना चाहिए। सुनिए बांसुरी स्वराज को एक बार। सुप्रीम कोर्ट ने ये इशारा करा है कि जब भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी इस प्रकार के अपराध में लिप्त होता है तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को गुमराह कर रहे हैं, अपने साथियों को भी लिप्त कर रहे हैं। कभी सौरभ भारद्वाज जी का नाम लेते हैं, कभी आतिशी जी का नाम लेते हैं, कभी दुर्गेश पाठक जी का नाम लेते हैं, पर सत्ता के मुंह में इतने मदमस्त हैं कि सीएम की कुर्सी को छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है। अरविंद केजरीवाल के मामले में फैसला सुनाते वक्त आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया कि जिसके बाद पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत होने वाली गिरफ्तारी को लेकर जो सियासी लड़ाई चल रही है उसका भी निपटारा हो जाएगा। पीएमएलए के तहत होने वाली गिरफ्तारियों में सबसे बड़ा सवाल गिरफ्तारी के नियम यानी पीएमएलए का सेक्शन 19 और बेल से जुड़े नियम यानी पीएमएलए के सेक्शन 45 को लेकर ही खड़े होते हैं। इसी को आधार बनाकर विपक्षी पार्टियां कोर्ट पहुंच जाती हैं और पॉलिटिकल लड़ाई शुरू होती है। आज इस परेशानी को भी सुप्रीम कोर्ट ने दूर कर दिया। आज केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने जमानत के सवाल की जांच नहीं की है, हमने पीएमएलए की धारा 19 यानी कि गिरफ्तारी की शक्ति और बेल के बीच के अंतर को स्पष्ट किया है। हम 3 सवाल बड़ी बेंच को ट्रांसफर करते हैं। पहला सवाल, पीएमएलए के सेक्शन 19 के तहत गिरफ्तारी के नियमों को और स्पष्ट किया जाए। दूसरा सवाल, पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत मिलने वाले बेल के नियमों को और स्पष्ट किया जाए। तीसरा सवाल, बेल और गिरफ्तारी को लेकर वो कौन से सवाल हैं जिसका ध्यान कोर्ट को सुनवाई के दौरान रखना चाहिए। यानी अब बड़ी बेंच में सुनवाई के बाद ईडी की गिरफ्तारी को लेकर नियम क्लियर हो जाएंगे और इस पर जो सियासी लड़ाई शुरू हो जाती है वो लगभग बंद हो जाएगी। यानी कोर्ट ने केजरीवाल को कोई क्लीन चिट नहीं दी बल्कि मामला बड़ी बेंच को भेज दिया है। एक बार जब कोर्ट पीएमएलए के नियमों को और क्लियर कर देगा तो फिर सियासी पार्टी अपने अपने हिसाब से ईडी के खिलाफ माहौल भी नहीं बना पाएंगी।
यानी जब बड़ी बेंच इस मामले की सुनवाई पूरी कर लेगा तो यह डाउट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत हुई या सही। ईडी वाले केस में तो अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई, लेकिन सीबीआई वाले केस में उन्हें जबरदस्त झटका लगा। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाला मामले में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। आज न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया, जिसके बाद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई, यानी वो 25 जुलाई तक तिहाड़ में ही रहेंगे। सीबीआई वाली गिरफ्तारी पर दिल्ली हाईकोर्ट अब 17 जुलाई को सुनवाई करेगा। अरविंद केजरीवाल को लेकर बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं, एक बार सुनिए, फिर बताता हूं कि केजरीवाल के करीबियों का भी बैड लक कैसा चल रहा है और उन पर क्या गाज गिरी। अंतरिम जमानत का मिलना अपराध मुक्त होना नहीं होता है। अरविंद केजरीवाल शराब नीति घोटाले में घोटालेबाज हैं। उन्होंने 100 करोड़ रुपए का हेरफेर किया है। 45 करोड़ की ट्रेल सीबीआई दिखा चुका है। लगातार इस मामले में जांच चल रही है और जब तक जांच पूरी नहीं होती इस तरह का कोई भी निर्णय लेना कि अरविंद केजरीवाल सच के साथ नहीं, अरविंद केजरीवाल घोटालेबाज थे, घोटालेबाज हैं और इस शराब नीति में घोटाला उन्होंने किया है। और अंतरिम जमानत तो लालू यादव को भी मिली थी, बाद में कन्विक्टेड हुए, जेल जाना पड़ा। तो इस पूरी दिल्ली को लूटने का काम जो अरविंद केजरीवाल ने किया है, इसका सच सामने आएगा। अरविंद केजरीवाल को इसकी सजा मिलेगी। जो उन्होंने गरीबों की हाई ली है वो उनको भुगतना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार को आज दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा। हाईकोर्ट ने स्वाति मालीवाल पर हमला करने के मामले में विभव कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि विभव कुमार को जमानत देने का कोई आधार ही नहीं बनता। कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि भले ही वो सीएम केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी हों, लेकिन वो रसूखदार और बेहद प्रभावशाली व्यक्ति है। अगर सीएम के पीए को जमानत मिलती है तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। स्वाति मालीवाल की शिकायत के बाद विभव कुमार पर डराने धमकाने, हमला करने और गैर इरादतन हत्या जैसी धाराएं लगाई गई। वहीं विभव कुमार ने जमानत याचिका में दावा किया था कि सभी आरोप झूठे हैं और जांच पूरी हो जाने के चलते अब उन्हें हिरासत में रखने की जरूरत नहीं। अरविंद केजरीवाल के साथ इंडी गठबंधन को भी जबरदस्त झटके लग रहे हैं। भाई केजरीवाल तो जेल में है ही हैं, बाहर नहीं आने वाले, विभव भी जेल में, लेकिन इंडी अलायंस को भी झटका लगा। आज मुंबई में इंडी गठबंधन के नेताओं ने मीटिंग कर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की कि वो एकजुट हैं, लेकिन महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव के नतीजे आते ही इस एकजुटता की पोल खुल गई। महाराष्ट्र के एमएलसी चुनाव में एनडीए ने 11 में से 9 सीट जीत ली और इंडी गठबंधन को सिर्फ 2 सीटें मिली। 9 सीटों में से बीजेपी को 5, शिवसेना शिंदे गुट को 2 और एनसीपी अजीत पवार गुट को 2 सीट मिली। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 1-1 सीट ही मिल पाई। चुनाव में कांग्रेस के 7 से 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके अपने ही गठबंधन को झटका दे दिया। इंडी गठबंधन ने अपनी ताकत दिखाने के लिए इस बार के चुनाव में एक एक्स्ट्रा उम्मीदवार उतारा था और उसे भरोसा था कि वो ये सीट जीत जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शरद पवार की पार्टी के समर्थन से चुनाव में उतरे जयंत पाटिल की हार हो गई, यानी एक और बड़ा झटका लगा है इंडी गठबंधन को। महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले इंडी गठबंधन की एकजुटता को यह बड़ा झटका है। महाराष्ट्र में यह जीत एनडीए के लिए बड़ी जीत है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में एनडीए की सीटें कम हो गई थीं और ये नतीजों के बाद आशंका जताई जा रही थी कि शिंदे और अजीत गुट के नेता पाला बदल लेंगे। लेकिन बॉस, वो क्या पाला बदलेंगे, उल्टे कांग्रेस के नेताओं ने क्रॉस वोटिंग कर दी। सुनिए महाराष्ट्र में एनडीए की जीत पर अजीत पवार ने क्या कहा है, उसके बाद पाठशाला का अगला चैप्टर। 5 विधायकों ने हमें सपोर्ट किया है, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं और सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। चुनाव जब रहता है तो एलिगेशन होते हैं, एलिगेशन के बारे में मैं ज़्यादा नहीं सोचता। अपना काम करने का, विकास करने का और विकास के रास्ते से आगे जाने का। हमारी महायुति की 9 सीटें, 11 में से 9 सीटें विधान परिषद में चुनकर आई है। बीजेपी की 5, शिवसेना की 2, एनसीपी की 2, ऐसी 9 सीटें हमारी चुनकर आई है। और जो लोग ये कह रहे थे कि हमारी सीटें गिराएंगे, उनके भी वोट हमारे उम्मीदवारों को मिले हैं। एक अप्रत्याशित इस प्रकार की जीत आज हमको मिली है। यानी जो लोग ये मानकर चल रहे थे कि महाराष्ट्र में तो बीजेपी खत्म है, वहां विधानसभा चुनाव हारेगी, एमएलसी के नतीजे कह रहे हैं कि भैया वहां भी अभी लड़ाई तगड़ी है। खैर,
पाठशाला में अब अगली क्लास का वक्त है। टीचर क्लास में नहीं तो सीएम योगी ने वो क्लास लगाई कि हंगामा मच गया यूपी में। ऑनलाइन अटेंडेंस पर यूपी में कोहराम क्यों मचा है? योगी क्या शिक्षकों को राहत देने जा रहे हैं? सीएम योगी ने अधिकारियों को ऑनलाइन अटेंडेंस पर क्या निर्देश दिया है? अब जरा इंपॉर्टेंट खबर एक और देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त प्रशासक हैं। बात चाहे कानून व्यवस्था की हो या फिर किसी और विभाग की, वो नियम के पालन पर जोर देते हैं। सीएम योगी उत्तर प्रदेश में हर विभाग में सुधार के लिए कदम उठा रहे हैं और इसी में एक है शिक्षा विभाग। यूपी में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए सीएम योगी ने फैसले लिए और शिक्षकों के लिए डिजिटल अटेंडेंस लागू कर दिया। यानी अब रजिस्टर में जाके अटेंडेंस नहीं बनाएंगे टीचर, डिजिटली होगा, ऑनलाइन। शिक्षक स्कूल समय पर पहुंचे और फिर बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाएं या फिर फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस लगाएं। लेकिन इस फैसले पर पिछले कुछ दिनों से यूपी के शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए भी ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे योगी सरकार ने शिक्षकों पर अत्याचार किया है। अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक इस मामले को लेकर योगी सरकार को घेर रहे हैं। आज आपको इस विवाद के बारे में विस्तार से बताऊंगा। शिक्षकों के प्रदर्शन की वजह क्या है? क्या शिक्षक डिजिटल अटेंडेंस का विरोध कर रहे हैं या फिर कोई कारण है? उनका पक्ष क्या है? शिक्षकों के विरोध के बाद योगी सरकार अब करने क्या वाली है? योगी सरकार के इस फैसले पर उत्तर प्रदेश के अभिभावक क्या कह रहे हैं? आज सब कुछ आपको दिखाऊंगा। वैसे तो शिक्षा और शिक्षकों के को विवाद से दूर ही रहना चाहिए और अगर शिक्षक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनका कुछ तो पक्ष होगा और इसलिए वो पक्ष आपको जानना चाहिए। दरअसल ऑनलाइन अटेंडेंस के मुद्दे से शिक्षकों की पुरानी मांगे फिर से चर्चा में आ गई। शिक्षकों की डिमांड आपको बताऊंगा, लेकिन पहले शिक्षकों के विरोध की तस्वीर देखिए। वाराणसी में प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों ने ऑनलाइन अटेंडेंस के फैसले के विरोध में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षक साफ कह रहे हैं कि वो ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में नहीं है। सरकार के इस फैसले से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑनलाइन अटेंडेंस की प्रक्रिया में थोड़ी राहत दी जाए। साथ ही शिक्षकों की जो पुरानी डिमांड है वो भी पूरी की। एक बार शिक्षकों को सुनिए, फिर दिखाता हूं कि कैसे पूरे यूपी में शिक्षक इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। हमारी मांग पूरा कर दे, हम लोग सब चीज के लिए तैयार है। जो हमारी मांगे हैं, हाफ सीएल, TCL और हमारा अपर्जित अवकाश, ये हमारा मांग ले, हम लोग पूरा तैयार है। ये ऑनलाइन अटेंडेंस के पहले ही हम लोग ने डिमांड रखी थी कि हमें CL, हाफ CL भी दिया जाए और EL दिया जाए, जैसा कि अन्य विभागों को मिलता रहा है। बीच में अगर हमें कोई कैजुअलिटी होती है तो हम अगर जाते हैं तो एब्सेंट, तो ये सारी चीजें व्यवहारिक दिक्कतें हैं, उसको दूर कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास 14 CL है जिसमें पूरे साल हम लोग को अपने सारी चीजों को मैनेज करना है, तो ये संभव नहीं है, ये किसी कर्मचारी के लिए संभव नहीं है। 7:45 से 8 के बीच में अटेंडेंस लगनी है तो वो 7:45 से 8 के बीच में ऐप चलेगा ही नहीं, वो जाम हो जाएगा या बैठ जाएगा। लगाया जाए, लेकिन उसके साथ कुछ हमारी शर्तें हैं, उनको मानते हुए, जैसे कि 30 CL की हमारी मांग है। जैसे किसी आपदा की स्थिति में हम लोग अपनी EL ले सकें, अपनी हाफ डे CL ले सकें, तो ये सारी मांगों के साथ कुछ समय की छूट दी जाए। जैसे एक आध दिन किसी के साथ कोई समस्या हो जाए तो तुरंत एब्सेंट करने का ऑप्शन ना हो वहाँ पे। देखिए, शिक्षक कह रहे हैं कि हमको ऑनलाइन अटेंडेंस से दिक्कत नहीं है, लेकिन जो दिक्कतें आ रही हैं वो भी तो देखिएगा ना बॉस, कि हमको आप कह रहे हैं कि अटेंडेंस लगाओ, उसी वक्त जाम हो जा रहा है ऐप। देखिए, ऑनलाइन अटेंडेंस ने यूपी के प्राइमरी शिक्षकों को एकजुट होने का मौका दिया। योगी सरकार की नीयत और उसके फैसले से शिक्षकों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शिक्षकों का कहना है कि वो सरकारी शिक्षक कहे जाते हैं, लेकिन जो सुविधाएं अन्य विभाग के कर्मचारियों को मिलती हैं वो सुविधाएं इन शिक्षकों को तो मिल नहीं रही। गाजियाबाद की तस्वीर देखिए, जहां कलेक्ट्रेट के सामने शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। जौनपुर में भी शिक्षकों ने इस फैसले के विरोध में प्रदर्शन किया। शिक्षक समय पर स्कूल आ रहे हैं और काली पट्टी बांधकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसके जरिए वो सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से सीएम योगी के गृह जिले गोरखपुर में भी शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन किया। जैसे पूरे यूपी में सारे प्राइमरी शिक्षक एकजुट होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हाथों पर काली पट्टी बांधकर सरकार के सामने अपनी डिमांड रख रहे हैं। इसी तरह से मुरादाबाद, अयोध्या समेत कई जिलों में शिक्षक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यूपी सरकार ने ऑनलाइन अटेंडेंस का जो नियम लागू किया है उसमें क्या कहा गया है, पहले वो सुनिए। प्राइमरी शिक्षकों को सुबह 7:45 से 8 बजे तक स्कूल आने पर अटेंडेंस लगाना है। दोपहर 2:15 बजे से 2:30 बजे तक जब छुट्टी होती है फिर अटेंडेंस लगानी है। 1 अक्टूबर से प्राइमरी स्कूलों के खुलने और बंद होने का समय बदल जाएगा। तब सुबह 8:45 से 9 के बीच में अटेंडेंस लगानी होगी और दोपहर 3:15 से 3:30 के बीच जब छुट्टी होगी तो फिर शिक्षकों को अटेंडेंस लगानी होगी। समय पर डिजिटल अटेंडेंस नहीं लगने पर शिक्षक को अनुपस्थित मान लिया जाएगा। अब योगी सरकार को यह लगता है कि भाई आप वहां रहकर अटेंडेंस लगाएंगे तो भाई इसका मतलब आपको क्लास में, स्कूल में रहना होगा, तभी तो टीचर वहां मौजूद रहेगा। टीचर्स का अपना पक्ष है।
डिजिटल अटेंडेंस नियम के दायरे में कितने टीचर आएंगे वो भी सुनिए। डिजिटल अटेंडेंस का नियम क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों पर लागू है। यूपी में करीब 1,32,000 प्राइमरी स्कूल हैं, जहां 6,09,000 शिक्षक पढ़ाते हैं। इन सभी शिक्षकों को डिजिटल अटेंडेंस लगाना अनिवार्य है। योगी सरकार ने यह नियम 8 जुलाई से लागू कर दिया, जिसके बाद शिक्षकों ने इसका विरोध शुरू किया, जो अभी भी जारी है। शिक्षकों को ऑनलाइन अटेंडेंस से क्या दिक्कत है वो भी आपको जानना चाहिए। डिजिटल अटेंडेंस लगाने के लिए शिक्षकों को प्रेरणा ऐप खोलना पड़ता है। एक ऐप है जिसका नाम है प्रेरणा, तो वो खोलिए और उसमें अटेंडेंस लगाइए। प्रेरणा ऐप खुलने में बहुत समय लेता है, ये टीचर कह रहे हैं। तब तक अटेंडेंस का समय निकल जाता है, क्योंकि अटेंडेंस का समय ही 15 मिनट है कि भाई 8:45 से 9 के बीच लगाइए, या थोड़ा पहले स्कूल है तो 7:45 से 8 के बीच में लगाइए। अटेंडेंस स्कूल के अंदर ही लगाना है, क्योंकि भाई वो उसका लोकेशन लेता है। अब आप घर बैठे बैठे लगा दीजिएगा तब, तो इसमें प्रावधान ये है कि स्कूल के अंदर रहिए, वो आपका लोकेशन लेगा कि भाई स्कूल के अंदर है या नहीं है, तब अटेंडेंस लगाना है। तो टीचर कह रहे हैं कि कई बार नेटवर्क नहीं आता है वहां पे, स्कूल के अंदर दिक्कत है, तब क्या करें। प्रेरणा ऐप पर लोकेशन की दिक्कत भी आती है, कई बार लोकेशन ट्रेस ही नहीं कर पाता। अब मान लीजिए आप पहुंच गए, आप समय से पहुंचे, लेकिन आप लगा रहे हैं ऐप में, आपका लोकेशन ही नहीं ले रहा, फिर क्या कीजिएगा। कई स्कूलों तक पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा ही नहीं है। कई स्कूलों में बिजली की दिक्कत है, जहां डिजिटल अटेंडेंस लगाना मुश्किल होता है। तो शिक्षक कह रहे हैं कि हम लगा देंगे डिजिटल अटेंडेंस, लेकिन यह सब दिक्कत भी तो है, और इसको आपको प्रैक्टिकली देखना होगा। ये समस्याएं अगर आप देखिएगा प्रैक्टिकली, तो शिक्षक सही कह रहे हैं कि भाई कुछ दिक्कत है, तो वो प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं कि भाई आप, मेरा दिक्कत आपके ऐप में है, आपके सिस्टम में, और आप मेरा पैसा काट लीजिएगा, मेरा अटेंडेंस काट लीजिएगा। इसलिए सरकार को भी डिजिटल अटेंडेंस से जुड़ी इन समस्याओं को दूर करना चाहिए। हालांकि डिजिटल अटेंडेंस से यूपी में छात्रों के माता पिता काफी संतुष्ट हैं। अभिभावकों का कहना है कि समय पर स्कूल पहुंचने और अटेंडेंस लगाने में शिक्षकों को क्या परेशानी है। सुनिए अभिभावकों का पक्ष, फिर आपको बताऊंगा कि शिक्षकों की और डिमांड क्या है। सही बात अटेंडेंस की, तो अटेंडेंस के लिए भाई अगर जब हम आते ही हैं, स्कूल आते हैं, तो हम जैसे हाजिरी दे रहे हैं, अगर हमने बायोमेट्रिक की जगह अगर हमने फेस हाजिरी दी, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं से कोई दिक्कत आनी चाहिए। नौकरी तो नौकरी है, किसी विभाग की हो आपको करनी ही पड़ेगी। आप बहुत दिनों तक उससे भाग नहीं सकते, चाहे किसी विभाग के लोग हों। तो इनको अपने उच्च अधिकारियों से वार्ता करनी चाहिए, न कि धरना प्रदर्शन करना चाहिए। तो अच्छी बात है, उपस्थिति सबकी हाजिरी होगी, पता चलेगा कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा है। उसमें लोग, हालांकि लोग कह रहे हैं कि अरे पहुंचने में लेट हो जाए, ये हो जाए। अरे तो ये चीजें तो महीने में 1-2 बार होंगी ना, 30 दिन तो होंगी नहीं। तो सरकार का जजमेंट सही है सर, ऐसा तो होना चाहिए। अगर सरकार ये कह रही है कि समय पे आइए, समय पे अपनी सैलरी लीजिए, समय बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों पे ध्यान दीजिए, ये तो सरकार का नियम बहुत अच्छा है। ये बहुत ही सराहनीय कदम है। हम ये समझते हैं कि अगर अध्यापक का अटेंडेंस ऑनलाइन अगर हो जाता है, यानी जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, उनको लग रहा है ठीक है। यूपी के प्राइमरी शिक्षक ये भी कह रहे हैं कि वो ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में नहीं है, वो अपनी डिमांड्स को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शिक्षकों की डिमांड क्या है वो भी सुनिए। पहली डिमांड है कि शिक्षकों को साल में 30 EL यानी इमरजेंसी लीव दी जाए। दूसरी डिमांड है कि एक साल में 15 हाफ CL यानी कैजुअल लीव दी जाए। तीसरी डिमांड है कि कैशलेस मेडिकल सुविधा दी जाए। चौथी डिमांड, पढ़ाने के अलावा किसी अन्य ड्यूटी में न लगाया जाए। पांचवी डिमांड है कि महीने में 4 दिन लेट होने पर 1 दिन का वेतन काटा जाए। छठी डिमांड है कि डिजिटल अटेंडेंस का नियम पहले अधिकारियों पर लागू किया जाए। यूपी के प्राइमरी शिक्षक अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी आवाज सरकार तक भी पहुंच रही है, लेकिन इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शिक्षकों के प्रोटेस्ट के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा कि कोई शिक्षक देर से स्कूल नहीं पहुंचना चाहता, लेकिन कहीं सार्वजनिक परिवहन देर से चलना इसका कारण बनता है, कहीं रेल का बंद फाटक और कहीं घर से स्कूल के बीच की 50 किलोमीटर की दूरी। क्योंकि शिक्षकों के पास स्कूल के पास रहने के लिए न तो सरकारी आवास होते हैं, न दूरस्थ इलाकों में किराए पर घर उपलब्ध होते हैं। बिना व्यावहारिक समस्याओं का समाधान किए, बिना डिजिटल अटेंडेंस, बिना मतलब उसको हटाए, उसको सॉल्व किए, डिजिटल अटेंडेंस संभव नहीं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि अगर डिजिटल अटेंडेंस लगानी है तो इसे मंत्रियों पर लागू करें, अधिकारियों पर भी लागू करें। अखिलेश यादव के साथ साथ राहुल गांधी ने भी डिजिटल अटेंडेंस का विरोध किया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार को शिक्षकों की पुरानी मांगों को सुनना चाहिए, ऑनलाइन अटेंडेंस से जुड़ी आशंकाओं को दूर किया जाना चाहिए। शिक्षकों पर ऑनलाइन अटेंडेंस थोपना सही नहीं। डिजिटल अटेंडेंस के जरिए सीएम योगी यूपी की शिक्षा व्यवस्था में नया बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं।
शिक्षकों के विरोध के बाद अब सीएम योगी ने भी अधिकारियों को नया निर्देश दिया है, जिससे यह विवाद सुलझने का संकेत मिल रहा है। सीएम योगी ने कहा है कि वरिष्ठ अधिकारी फील्ड में उतरें और शिक्षक संगठनों से बात करें। शिक्षकों पर सख्ती बरतने से पहले सभी को डिजिटल अटेंडेंस पर राजी करने की कोशिश करें। शिक्षकों से बात करके डिजिटल अटेंडेंस के सिस्टम को सरल बनाया जाएगा। शिक्षा विभाग के अधिकारी सुबह 7:30 से 10:30 बजे तक स्कूलों में जाएंगे। शिक्षकों से बात करके डिजिटल अटेंडेंस पर समस्याएं सुनेंगे और उसे दूर करेंगे। अब यही सीएम योगी की पहचान है कि वो समस्याओं को निपटाने में विश्वास रखते हैं, खत्म करने में विश्वास रखते हैं। और अच्छी बात यह है कि वो शिक्षकों का पक्ष देख रहे हैं और अधिकारियों से कह रहे हैं कि जाओ ना भाई, जमीन पे देखो उनको क्या दिक्कत है, उनसे बात करो, तभी ना सोल्यूशन मिलेगा। तो अधिकारियों को भी कई बार समझना चाहिए क्या है, सीएम योगी अच्छी चीज सोच रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था सुधरे, शिक्षक अच्छा पढ़ाना चाह रहे हैं, उनको दिक्कत आ रही है ऐप की और दूसरी चीजों की, अधिकारी बीच में बस हमने लागू कर दिया वाला हिसाब में रहते हैं। तो थोड़ा उनको भी शिक्षकों की समस्याएं देखनी चाहिए, कर्मचारियों की समस्याएं देखनी चाहिए। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.